पता नहीं कौन से एमसीक्यू पे थे। 21 पे थे आई थिंक। 20 कर लिया। स्पेंडल फाइबर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग। स्पेंडल फाइबर्स कौन से फेज में बनते हैं? ए इज प्रोफेज, बी इज मेटाफेज, सी इज एनाफेज एंड डी इज टीलोफेज। स्पेंडल फाइबर्स कौन से फेज में बनते हैं? ए प्रोफेज, बी इज मेटाफेज, सी इज एनाफेज एंड डी इज टीलोफेज। तो स्पेंडल फाइबर बनते हैं ए फेज में, प्रोफेज में। प्रोफेज में बनते हैं स्पेंडल फाइबर्स। एनाफेज में ओ मेटाफेज में क्या होता है कि जब स्पेंडल फाइबर बन जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि मेटाफेज में वो अपने आप को सेंटर में अरेंज कर देते हैं क्रोमोसोम। प्रोफेज में इस- कौन प्रोफेज में स्पेंडल फाइबर बनते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि वो अपने आप को सेंटर में अरेंज कर देते हैं क्रोमोसोम अपने आप को। राइट और लेफ्ट साइड स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, सेंटर में क्रोमोसोम आ जाते हैं मेटाफेज में। मेटा मीन्स हाफ, सेल के हाफ में अरेंज कर देते हैं। बरियत कैमरा ऑफ कर दें। एनाफेज में क्या होता है, वो जो सेंटर पे अरेंज थे ना क्रोमोसोम, वो अब एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक राइट साइड जाएगा, मीन्स मूव होते हैं। फिर टीलोफेज में क्या होगा, कंप्लीट लेफ्ट साइड चला जाएगा एक सेट, और दूसरा जो सेट होगा वो राइट साइड चला जाएगा। इस तरह से सेल डिवाइड होता है। प्रोफेज में स्पेंडल फाइबर्स बने, मेटाफेज में वो क्रोमोसोम सेंटर पे अरेंज हुए। सेंटर पे अरेंज हुए स्पेंडल फाइबर्स क्या काम करेंगे यहाँ पे? जो क्रोमोसोम होता है ना, उसके दो आर्म्स होते हैं, अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, उसके दो आर्म्स होते हैं। दो आर्म्स और सेंटर पे उसका प्रोटीन होता है, अभी मैंने आपको बताया था। सेंटर पे उसका प्रोटीन होता है यहाँ पे। अब वो स्पाइंडल फाइबर इस जगह अरेंज अटैच होगा, इस सेंटर पे, इस सेंटर पे अटैच होगा और क्रोमोसोम को खींच लेगा। मेटाफेज में यहाँ पे अरेंज हुए। फिर एनाफेज में क्या होगा, जैसे जैसे स्पेंडल फाइबर सिकुड़ेंगे वो अपने पोल्स की तरफ वापस जाएंगे, साथ में क्रोमोसोम्स को भी लेते जाएंगे। फिर एनाफेज में मूवमेंट होगी। जब स्पेंडल फाइबर्स अपनी जगह वापस जाएगा, उसके साथ क्रोमोसोम भी जाएगा, तो वो मूवमेंट होगी एनाफेज में। फिर टीलोफेज में क्या होगा, कंप्लीटली वो अपनी जगह पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारा होता है आपका कैरियोकाइनेसिस में। 19 लॉन्गेस्ट फेज आपका था प्रोफेज के। 22 में कम, और 20 का था आपका क्रोमोटिन, ओ सॉरी माइटोटिक स्पेंडल स्पाइंडल। 21 में है आपका प्रोफेज। अब 22 एमसीक्यू देखें। The chromosome arrange themselves along the equator of the cell in phase. A is prophase, B is metaphase, C is anaphase and T is telophase. इक्वेटर से मुराद है सेंटर पे। क्रोमोसोम सेंटर पे किस स्टेज पे अरेंज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इतना सब कैसे याद कर लेती हूँ, ग्रेजुएशन इसी में ही की है, 4 साल इसी में ही पढ़ा है। ये अपने आप को मेटाफेज, मेटा मीन्स हाफ, जो सेल का सेंटर होता है,
वहां पे जब क्रोमोसोम अरेंज करते हैं अपने आप को, तो उस स्टेज को कहते हैं मेटाफेज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 23 MCQ is which phase is a reversal of prophase? कौन सा ऐसा फेज है जो प्रोफेज के अपोजिट है? मींस प्रोफेज में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं। प्रोफेज में वैसे क्या क्या होता है, ये किसी को पता है? प्रोफेज के इवेंट्स बताएं। मेटाफेज में मैंने कहा कि जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने आप को इक्वेटर में सेंटर पे अरेंज करते हैं। वो कौन सा फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंटर पे अरेंज करते हैं? तो उस फेज को कहते हैं मेटाफेज। मेटा मीन्स हाफ, ठीक है। 23 देखें, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के पहले इवेंट्स बताएं। और उसके अलावा क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं, थिक हो जाते हैं, तो वो नजर आते हैं प्रोफेज में। और उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर हो जाती है। उसके अलावा स्पेंडल फाइबर्स अराइज होते हैं, क्रोमट माइटोटिक स्पेंडल से स्पेंडल फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, एक और, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर हो जाती है। सो 23 था ना, विच इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। जो सारे इवेंट्स प्रोफेज में होते हैं वो रिपीट होते हैं आपके टीलोफेज में। हबीबा कुरैशी कैमरा ऑफ कर दें। जो सारे इवेंट्स आपके प्रोफेज में होते हैं वो सारे एनाफेज में रिपीट होते हैं। एनाफेज में क्या होगा कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी। उसके अलावा आपके स्पेंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम बनाए थे आपको पहले नजर आ रहे थे वो वापस जो है क्रोमेटिन मटेरियल में बन जाएंगे। जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे थे प्रोफेज में थिक, वो दोबारा वापस क्रोमेटिन मटेरियल में बन जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी। स्पेंडल फाइबर्स न्यूक्लियस से जाके अपने साइटोप्लाज्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारे आपके टीलोफेज में होते हैं। 24 MCQs in animal cells, cytokinesis occur by a process known as। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ प्रोसेस नॉन एज साइटोकाइनेसिस जो होती है, मींस साइटोकाइनेसिस से मुराद है जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, वो कौन से प्रोसेस, बाय प्रोसेस, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए इज रीजनरेशन, बी इज क्लीवेज, सी इज बाइनरी फिजन, डी इज बोथ ए एंड बी। जो साइटोप्लाज्म आपका बनता है साइटोकाइनेसिस, एक सेल, क्योंकि साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि सेल का जो पूरा साइटोप्लाज्म है एक, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जब एक चीज टूट जाती है, पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको हम कहते हैं क्लीवेज। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, क्लीवेज। 25 MCQ, न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय। जो आपके नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं? माइटोसिस, मियोसिस, मल्टीपल फिजन या बोथ ए एंड बी? ये तो आना चाहिए। माइटोसिस इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, कि माइटोसिस आपकी पूरी बॉडी सेल्स के अंदर होती है और मियोसिस आपके सिर्फ जर्म सेल्स के अंदर होती है। जर्म सेल्स में क्या आ जाते हैं आपके? स्पर्म और ओवा, एग जो फीमेल के अंदर होता है, स्पर्म मेल के अंदर होता है, उसके अंदर सिर्फ मियोसिस होती है। उसके अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स है, चाहे वो नर्व सेल हो, रेड ब्लड सेल हो, मसल सेल हो, कार्डिक सेल हो, जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है। इज इट क्लियर? 26 MCQ, विच एनिमल शोज रीजनरेशन। कौन से एनिमल के अंदर रीजनरेशन होती है? रीजनरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीजनरेशन क्या होती है।
A is amoeba, B is paramecium, C star and D is hydra. नहीं, हाइड्रा के अंदर नहीं होती। हाइड्रा तो बहुत स्मॉल क्रिएचर है, बहुत ज्यादा पानी की बिल्कुल डेप्थ पे रहता है। राइस देखा है आपने? राइस उसके जितना होता है हाइड्रा। अब इतने से में क्या होगी रीजनरेशन? पैरामीशियम और अमेबा को अभी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इनमें कहाँ से होगी रीजनरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है सी स्टार। सी स्टार के अंदर आपकी रीजनरेशन होती है। 27 इज बडिंग टेक प्लेस इन। बडिंग किस में होती है? बड क्या होता है? बडिंग किसे कहते हैं? सी स्टार एक फिश है जो रिवर में रहती है, स्टार शेप की होती है। सी स्टार जो होती है ना, जैसे स्टार्स होते हैं ना, उसके 5 आर्म होते हैं, इसी तरह सी स्टार के भी 5 आर्म्स होते हैं। अगर उसका कोई एक आर्म कट जाता है तो वो दोबारा ग्रोथ हो जाती है उसकी। बडिंग टेक प्लेस, बडिंग क्या होती है? किसी को आता है बडिंग क्या होती है? करेक्ट, हिरा करेक्ट। किसी भी बॉडी की जो स्मॉल आउटग्रोथ होती है उसको हम बड कहते हैं। जैसे कि आपने, अगर हम ह्यूमन में देखें तो समटाइम देखते हैं आप, किसी की 6 फिंगर्स होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा होती है, एक बॉडी की पार्ट की एक्स्ट्रा। इसी तरह प्लांट्स में क्या होता है कि स्टेम होती है, स्टेम की एक साइड से दूसरी स्टेम्स निकलती है, फिर वो कंप्लीट प्लांट बनता है। बट कहते हैं एक एक्स्ट्रा पार्ट जो आपकी पेरेंट बॉडी में डेवलप हो, फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट आपकी पेरेंट बॉडी से डिटेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, और एक सुइटेबल जगह पे अटैच हो जाता है, जो उसकी ग्रोथ जहां पे हो सके। फिर वहां पे जाके जब वो अटैच हो जाता है, वहां पे अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, पूरा कंप्लीट तो पेरेंट बॉडी में बन जाता है, मगर वहां जाके अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। तो ये किसके अंदर होती है? अमेबा, पैरामीशियम, सी स्टार या हाइड्रा? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रा के अंदर होती है ये। 28 is asexual reproduction in hydra is taking place by। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एसेक्सुअल, जिसमें गैमेट्स नहीं बनते, जिसमें एक ही पेरेंट बॉडी 2 सेल में डिवाइड होती है। और सेक्सुअल में क्या होता है कि आपको 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हाइड्रा में होती है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? एक है माइटोसिस, बी इज बडिंग, सी इज कटिंग, डी इज स्पोर। अभी आपने इसका ऊपर आंसर पढ़ा। हाइड्रा जो है वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पानी की बिल्कुल डेप्थ पे रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बडिंग टेक्स प्लेस। अभी ऊपर पढ़ा आपने 26 में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ओ सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन टेक्स, हाइड्रा में जो होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। 29 एमसीक्यू इज ट्यूमर आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एरर इन। जो ट्यूमर होते हैं हमारे ब्रेन में या बॉडी में, ट्यूमर कहते हैं एक्स्ट्रा सेल जो इरेगुलर सेल्स होते हैं। समटाइम्स सेल ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं, उनमें खराबी आ जाती है, वो अपनी क्वांटिटी से ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, फिर वो सेल हमारी बॉडी के अंदर वो एक्स्ट्रा नजर आते हैं, तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर किस वजह से होता है? ए इज मियोसिस, बी इज माइटोसिस, सी इज बाइनरी फिजन, डी इज मल्टीपल फिजन। ये तो इजी है।
मियोसिस जर्म सेल में होती है, और जर्म सेल में ट्यूमर कहाँ से आएगा? बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में होती है, मल्टीपल फिजन भी बैक्टीरिया में होती है, तो आंसर क्या हुआ इसका? तो इसका आंसर है माइटोसिस। जो आपके बॉडी के सेल्स जितने भी सेल्स डिवाइड होते हैं, उनके आउट ग्रोथ की वजह से, एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ट्यूमर होता है। 30 is error in the control of mitosis may cause error in the control of mitosis may cause is कैंसर, बी इज अल्सर, सी इज कॉन्स्टिपेशन, डी इज कफ। इसको भी एक्सप्लेन करो, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है। माइटोसिस जब होती है, इसमें कोई एरर आ जाए, कोई खराबी हो जाए, और उस वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो, सेल डिवाइड होते जाएं, तो वो क्या हो कहलाती है? उस वजह से क्या होता है, जब एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होती जाती है, तो उस वजह से कैंसर कॉज होता है। ओके, ए करेक्ट आंसर। 31 MCQ is the tumor which remain at the production site are called। अच्छा, ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं। एक ट्यूमर होता है जो फैलता है पूरी बॉडी में, स्प्रेड होता है। ट्यूमर के बाद कैंसर आ गया, जैसे वो आपका कैंसर बन जाता है। एक ट्यूमर होता है जो स्प्रेड नहीं होता, जैसे ब्रेन में कहीं पे हो गया, अब वो दूसरी जगह नहीं फैलेगा। तो ट्यूमर की दो टाइप्स होती है, एक होती है बेनाइन और दूसरी को कहते हैं मेलाइन। मेटासिस तो अलग चीज है, डी भी नहीं होगा। तो एक को कहते हैं बेनाइन और बी को कहते, दूसरा होता है मेलाइन। तो वो ट्यूमर जो फैले ना, उसको हम क्या कहते हैं? मेलाइन जो होता है वो स्प्रेड होता है। 20, मेरा भी टेस्ट है। 20 out of 20, 10 MCQs होंगे, तो 20 में से कैसे आएंगे? चले, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्लियर कर। मैथ और फिजिक्स बिल्कुल वीक है मेरी। मेरा भी यही टेस्ट है, मैं भी दूंगी आपके साथ, मैं भी दे दूंगी। चले, इसका बता दें आप। वो ट्यूमर जो स्प्रेड नहीं होता, तो उसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। मेलाइन उसे कहते हैं जो स्प्रेड होता है। ओके। 32 इज द फेनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग कैंसर। वो फेनोमेना, phenomena of spreading cancer is infection, B is regeneration, C is metastasis, and D is all of these। वो फेनोमेना जिसमें कैंसर फैलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन तो नहीं होता, रीजनरेशन भी नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर है मेटास्टेसिस। जिसमें आपका कैंसर स्प्रेड होता है, उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। 33 MCQ इज द वर्ड मियोसिस कम फ्रॉम। इसको छोड़ दें आप, 34 भी छोड़ दें। 34 का आंसर है वैसे ऑस्कर हर्टविंग। ओके, 35 देखें। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस कहाँ पे होती है? ए इज यूकैरियोटिक सेल, बी इज प्रोकैरियोटिक सेल, सी इज हैप्लॉइड सेल, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। नेगेटिव मार्किंग है आपकी। नेगेटिव, इसको बाद में देखते हैं। चले, मियोसिस कहाँ किस सेल्स में होती है? हैप्लॉइड सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होती, क्योंकि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और मियोसिस आपको पता है जर्म सेल्स के अंदर होती है।
सो इसका करेक्ट आंसर है यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि मियोसिस जब होती है तो डिप्लॉइड सेल मीन्स जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो मियोसिस डिप्लॉइड सेल में होती है, फिर एज अ रिजल्ट जब मियोसिस उनमें हो जाती है ना, जैसे कि 2 है, फॉर सपोज 2 है, तो जब मियोसिस होगी तो वो बच जाएगा 1। मतलब कि एक सेल 2 सेल में तो डिवाइड हुआ, उसके साथ उसके क्रोमोसोम्स भी हाफ हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मियोसिस, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स हाफ हो जाए, तो वो आपके होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। 36 दो सेल विच गिव राइज गैमेट्स और कॉल्ड, जो गैमेट्स जिन सेल से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एज सोमैटिक। सोमैटिक तो आपके पूरी बॉडी सेल्स होते हैं, स्पेंडल फाइबर्स भी नहीं है। और दो सेल विच गिव राइज टू गैमेट्स, जर्म लाइन सेल या ऑल ऑफ दीज, तो उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स। ओके, 37 भी छोड़ दें। 38 in meiosis one diploid cell divide into how many haploid cell? अच्छा, माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल कितने सेल में डिवाइड हुआ, कोई बताएगा? माइटोसिस में का पूछ रही हूँ। माइटोसिस में 2 सेल्स में डिवाइड होता है और मियोसिस में 4 सेल्स में डिवाइड होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स। क्या होता है कि मियोसिस में 4 कैसे हो गए? इसकी वजह यह है कि मियोसिस 2 बार होती है। एक होती है मियोसिस 1, जिसके नतीजे में अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि मियोसिस 1 में कितने सेल्स बने, तो आप लिखेंगे 2। अगर आपको कहे मियोसिस 2 के रिजल्ट में कितने सेल्स बने, फिर आप कहेंगे 4। अगर मियोसिस के साथ 1 है तो आप 2 लिखेंगे, अगर उसके साथ 2 लगा हुआ है तो उसके रिजल्ट में 4 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मियोसिस है, इट मीन्स यहाँ पर 1 और 2 दोनों की बात कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस in which 1 and 2 both occur, as a result of meiosis 4 haploid cells are made. Okay, 39 MCQ is the longest phase in meiosis is, सबसे बड़ा फेज कौन सा है मियोसिस का? ए इज प्रोफेज, बी इज मेटाफेज, सी इज एनाफेज एंड डी इज टीलोफेज। तो इसका सबसे बड़ा फेज भी सेम है जैसे आपने माइटोसिस का पढ़ा। इसका भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो प्रोफेज 1 ही होता है। 40 MCQ is in which phase chromosome form a metaphase plate, ये भी सेम है। 40 का आंसर क्या होगा जो आपने माइटोसिस में पढ़ा? सेंटर पे कब अरेंज करते हैं मेटा, तो इसका आंसर भी है मेटाफेज प्लेट मींस इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे क्रोमोसोम कब अरेंज करते हैं? मेटाफेज में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 41 MCQ is in which phase of meiosis when the pair of homologous chromosome align along equator plane forming the metaphase plate? ऐसा कौन सा फेज है मियोसिस 1 में जिसमें आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटर प्लेन पे सेंटर पे अरेंज करते हैं मेटाफेज पे? सो इसका आंसर भी है मेटाफेज 1। 42 is the process in which homologous chromosome line up with each other and form pair. वो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अरेंज कर लें और पेयर बना लें। लाइनअप हो जाए, लाइनअप से मुरादे 4 होते हैं ना, तो लाइनअप स्ट्रेट हो जाएं और पेयर बना लें। तो पेयरिंग किस में होती है? पेयरिंग होती है आपकी साइनेप्सिस में। क्रॉसिंग ओवर में होता है आपके जब आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज करें। टेट्राड को कहते हैं 4 को,
जब डबल डबल का पेयर बन जाए, जब डबल डबल का पेयर बन जाए उसको हम कहते हैं टेट्राड। ट्रांसमेटा तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं, जिस जब क्रॉसिंग ओवर होती है तब जहां जिस जिस जगह पे क्रोमोसोम अपने आस साथ जुड़े होते हैं दूसरे क्रोमोसोम के साथ, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं ट्रांसमेटा। तो जिसमें पेयर बने उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। 43 को छोड़ दें आप। 44 द फेस इन विच क्रोमोसोम इन विच क्रॉसिंग ओवर अकर। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? क्रॉसिंग ओवर कब होती है? तो क्रॉसिंग ओवर इज एनाफेज, बी इज मेटाफेज, सी इज प्रोफेज 2 एंड डी इज प्रोफेज 1। तो क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 में। 42 का आंसर मैंने बताया डी है, सिनेप्सिस। इसकी कीज और ये सारी मैं भेज दूंगी। मीटिंग ओवर होने वाली है। कौन से एमसीक्यू पे थे? 44। 44 हो गया। द फ्रेज इन विच क्रॉसिंग ओवर अकर, ये प्रोफेस 1 था। 45 एमसीक्यू देखें। द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ homologous chromosome join each other at the two non-sister chromatids of homologous chromosome join each other at दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम के ज्वाइन ईच अदर एट, कहाँ पे ज्वाइन होते हैं? उन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो पूछ रहा है यहाँ पे। जब नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिस जिस जगह पे अटैच होते हैं वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। क्रोमो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि आपके जो एक पेयर आता है आपकी मदर साइड से, एक पेयर आता है आपकी फादर साइड से, तो जब दो दो का आता है तो टेट्राड 4 बन जाते हैं। फिर उनमें क्या होता है कि मदर साइड अपना पार्ट क्रोमोसोम का फादर में अटैच करती है और फादर वाला मदर में अटैच होता है। इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर होती है। मीन्स अपने सेगमेंट्स चेंज करती है। इन सेगमेंट्स की वजह से हम ह्यूमंस हम डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से आ रहे हैं, कुछ मदर से आ रहे हैं, और कुछ फादर से आ रहे हैं, कुछ मदर साइड से आ रहे हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ओके, तो इसका आंसर था 45 का चार्जमेटा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं चार्जमेटा। 26 को छोड़ दें। 27, 47 भी नहीं, 48। Many haploid fungi and protozoa produce haploid gametes through
बहुत सारे जो फंजाई हैं और प्रोटोजोआ हैं, वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मींस सिंगल। वो किसके थ्रू करते हैं? माइटोसिस, मियोसिस, रीजनरेशन या बडिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोसिस के थ्रू। 49, the diploid sporophyte generation produce haploid sporothro. The diploid sporophyte generation produce, ये प्लांट्स का पूछ रहा है। उसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। क्या होता है कि स्पोरोफाइट जो होता है प्लांट का, उसका क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होते हैं, डबल होते हैं पेयर में। उसके बाद जो गैमेटोफाइट उसका बनता है वो होता है हैप्लॉइड, उसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये किसके थ्रू होता है प्लांट्स में? ए इज माइटोसिस, बी इज मियोसिस, सी इज बडिंग, डी इज फ्रैगमेंटेशन। प्लांट्स में ये जो हैप्लॉइड हो जाते हैं, तो ये होता है आपका मियोसिस के थ्रू। मियोसिस में आपने देखा क्या, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में, मियोसिस। 50 एमसीक्यू इज गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स थ्रू। जो गैमेटोफाइट जनरेशन है, गैमेट, वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, वो किसके थ्रू कर रही है? माइटोसिस, मियोसिस, बडिंग या फ्रैगमेंटेशन? क्योंकि गैमेटोफाइट में हाफ नंबर आ गए क्रोमोसोम की, अब वो गैमेटोफाइट फर्दर अपनी जनरेशन बढ़ाएगी, तो वो किसके थ्रू होगा? गैमेटोफाइट में तो ऑलरेडी हाफ है, हाफ है तो वो हाफ ही बना रही है, तो ये किसके थ्रू होगी? वो होंगे माइटोसिस, क्योंकि गैमेटोफाइट में ऑलरेडी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब वो कह रहा है वो हैप्लॉइड गैमेट ही प्रोड्यूस करेगा। स्टेटमेंट देखें, गैमेटोफाइट में आपके हैप्लॉइड होते हैं क्रोमोसोम, मींस सिंगल होते हैं, जैसे 6 अगर स्पोरोफाइट में है तो 3 गैमेटोफाइट में होंगे। अब जब गैमेटोफाइट में है ही 3, हैप्लॉइड कहलाएगा, तो वो गैमेट्स भी तो हैप्लॉइड ही बनाएगा ना। तो वो जो गैमेट्स बना रहा है वो माइटोसिस के थ्रू बना रहा है। 51 is the abnormal separation of homologous chromosome during anaphase of meiosis 1। जो सेपरेशन होती है एनाफेज के अंदर, जिसमें आपके क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, वो किस जगह होते हैं? वो द एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये सेपरेशन क्या होती है? ए इज डिसजंक्शन, बी नॉन डिसजंक्शन, सी सिनेप्सिस, डी इज क्रॉसिंग ओवर। सी और डी तो नहीं होगा, एबनॉर्मल सेपरेशन है। तो एबनॉर्मल सेपरेशन है तो इसमें आपका होगा नॉन डिसजंक्शन। 52 is the abnormal number of chromosome in human is, क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46 कांस्टेंट। अब 46 के अलावा जो भी होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, तो 52 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, 47 और 45। क्योंकि इसमें 46 थे ना, यहाँ पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चला गया 47, तो ये एबनॉर्मल हो गए। अब इसकी अब अगर स्लाइड शो हो रही है, 53 एमसीक्यू देखें। द प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड, जिसमें सेल अपनी डेथ खुद कॉज करता है, ये कल मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, एंडोसाइटोसिस या